दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर यूपीआई को लेकर के रूमर्स बहुत फैल रहे हैं कि सरकार अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस लगाने वाली है। मर्चेंट्स अपने आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस लगा देंगे और पार्लियामेंट में हाल ही में पारित किया गया बिल अमेरिका के प्रेशर की वजह से हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी रूमर्स में सच्चाई कितनी है? जीरो। जो लोग ये कहते हैं कि यूपीआई को चलाने में कोई खर्च नहीं होता, उनकी बात में कितनी सच्चाई होती है? जीरो। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट और आज हम इन्हीं सब मिथ्स और रूमर्स का भांडाफोड़ करेंगे डेटा और फैक्ट्स के साथ। दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया गया, जिसके तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में भी चेंजेस किए गए। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस अफवाह की जो सबसे ज्यादा फैली है कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। डेटा देखिए, यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में करीब 95 से 96% ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम 2000 रुपए या उससे कम के होते हैं। जो स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शंस और बड़े एनुअल टर्नओवर वाले मर्चेंट्स पर फोकस्ड है। यानी आपकी नेबरहुड की दुकान, स्ट्रीट वेंडर या कोई छोटा मर्चेंट अब फ्री रह सकते हैं। पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर भी पूरी तरह से एमडीआर से बाहर रह सकते हैं। अब एमडीआर के बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो 0.3% का आंकड़ा बार बार सुनने को मिल रहा है वो प्रपोज्ड एमडीआर रेट है, ट्रांजैक्शन के कवरेज का परसेंटेज नहीं है। इन दोनों फिगर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप समझ लेते हैं कि एमडीआर का मतलब क्या होता है। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी एक पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट बियर करता है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली नहीं कटता। अगर आप 5000 रुपए पे कर रहे हैं तो आप 5000 ही पे करोगे, 5015 नहीं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया था कि चार्ज मर्चेंट से जुड़ा है, कस्टमर से नहीं जुड़ा है। ये फैक्चुअली सही है। हाँ, मर्चेंट्स इनडायरेक्टली कुछ बिजनेस कॉस्ट को जनरल प्राइसिंग में शामिल कर सकते हैं या नहीं, ये अलग इकोनॉमिक सवाल है, लेकिन इससे एमडीआर डायरेक्ट कस्टमर चार्ज नहीं बन सकता। अच्छा, बात करते हैं दूसरे मिथ की कि मर्चेंट्स अपने आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगा देंगे। देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड्स पर मर्चेंट्स पहले से लगभग 1 से 3% एमडीआर बियर करते हैं, कार्ड मर्चेंट और एक्वायरिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। बड़े मर्चेंट सालों से कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करते आए हैं और उससे कहीं ज्यादा एमडीआर बियर करते आए हैं। अब मान लीजिए 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन है तो यूपीआई के प्रपोज्ड 0.3% एमडीआर के हिसाब से मर्चेंट को सिर्फ 15 रुपए का फर्क पड़ता है। वहीं 10,000 का पेमेंट अगर कार्ड से होता है तो 1.5% कार्ड एमडीआर के हिसाब से मर्चेंट को 150 रुपए देने पड़ सकते हैं। साफ है, लिमिटेड एमडीआर के बावजूद भी यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले काफी सस्ता रहेगा। अगर एमडीआर ऑटोमेटिकली और पूरी तरह कस्टमर पर पास हो जाता तो कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग पहले से ही हर दुकान पर साफ तौर पर ज्यादा कीमत चुका रहे होते। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। किराया, बिजली, सैलरी, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस हैं जो ओवरऑल प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्सपेंस अलग से कस्टमर पर डाला जाता है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एमडीआर का कस्टमर पर बिल्कुल कोई इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ हिस्सा मर्चेंट की जनरल कॉस्ट स्ट्रक्चर में जा सकता है, लेकिन एक सेपरेट 1-to-1 यूपीआई चार्ज कस्टमर पर लगाना ना ऑटोमेटिक है ना इनएविटेबल, और सरकार चाहे तो मर्चेंट्स को अलग से यूपीआई सरचार्ज जोड़ने से रोक भी सकती है। एक बात याद रखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि मर्चेंट्स एमडीआर पास करेंगे वो भूल जाते हैं कि मर्चेंट्स पहले से ही कार्ड का इतना ज्यादा एमडीआर चुपचाप एब्जॉर्ब करते आए हैं। अच्छा, अब तीसरे मिथ पर आते हैं कि ये पूरी डिबेट 2026 में अमेरिका के प्रेशर से शुरू हुआ। दोस्तों ये क्लेम पूरी तरह बेबुनियाद है और हिस्ट्री के हिसाब से टिकती भी नहीं है। जरा आप टाइमलाइन देखिए। जनवरी 2022 में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने जीरो एमडीआर पर रिकंसिडरेशन की मांग की थी। इंडस्ट्री की करीब 5500 करोड़ का रेवेन्यू फोरगोन होने का अनुमान लगाया गया था। जून 2022 में फोन पे और बीसीजी ने सस्टेनेबल 0.2% से 0.3% एमडीआर की सिफारिश की थी ताकि मर्चेंट्स एक्विजिशन और टीयर 3 से टीयर 6 इंडिया में एक्सपेंशन को फाइनेंस किया जा सके। अगस्त 2022 में आरबीआई ने खुद पेमेंट सिस्टम में चेंजेस को लेकर के यूपीआई समेत फॉर्मल डिस्कशन खोला था। मार्च 2025 में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ बड़े यूपीआई मर्चेंट्स के लिए 0.3% एमडीआर का प्रपोजल रखा था। अप्रैल 2025 में रूटर्स ने रिपोर्ट किया था कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स मोडेस्ट एमडीआर पर विचार कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट और यूपीआई पेनिट्रेशन के अगले स्टेज को सपोर्ट किया जा सके। ये सारे डेवलपमेंट्स लेटेस्ट यूएस रिपोर्ट से पहले के हैं, तो ये कहना कि डिबेट अमेरिका ने खड़ा किया था क्रोनोलॉजिकली ही गलत साबित होता है। अभी कल इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी तरह का एक मिसलीडिंग आर्टिकल पब्लिश किया था जो अपने आप में आउटरेजियस है। अब बात करते हैं चौथे मिथ पर कि यूपीआई चलाने में कोई खर्चा नहीं होता। दोस्तों हर यूपीआई पेमेंट के पीछे रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और खर्चा लगता है। बैंकिंग सिस्टम्स, पेमेंट स्विचेस, सर्वर्स और नेटवर्क कैपेसिटी, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग, सेटलमेंट और रिकंसिलिएशन, रिफंड्स और डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, कस्टमर सपोर्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, ये सब चलाने में लगातार पैसा लगता है। जीरो एमडीआर इन कॉस्ट को खत्म नहीं करता, बल्कि इन्हें बैंक्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स या टैक्स पेयर्स पर शिफ्ट कर देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि यूपीआई फ्री होना चाहिए या पेड, असली सवाल ये है कि यूपीआई की ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइनेंस आखिर कौन करे।
गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स यूपीआई के शुरुआती दौर में जरूरी थे और अडॉप्शन बनाने में मदद भी की, लेकिन इसकी कोई ठोस वजह नहीं है कि टैक्स पेयर्स हमेशा के लिए बड़े रिटेलर्स, होटल चेन्स, एयरलाइंस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के हर हाई वैल्यू पेमेंट की सब्सिडी करते रहे। देखिए, पब्लिक सपोर्ट कस्टमर्स, स्मॉल मर्चेंट्स, लो वैल्यू पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और अनडिजर्व्ड एरियाज में एक्सपेंशन पर केंद्रित रहना चाहिए। बड़े कॉमर्शियल बेनिफिशियरीज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा उठाते हैं उसमें से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना रीजनेबल लगता है। अब जीरो एमडीआर ने यूपीआई के एडॉप्शन फेज में तेजी लाने में मदद की थी, लेकिन आज यूपीआई एक मैच्योर, सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड पेमेंट नेटवर्क बन चुका है जो भारी वॉल्यूम्स हैंडल करता है। जो पॉलिसी एडॉप्शन स्टेज के लिए सही थी, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही बनी रहे। एक नैरो कमर्शियल सेगमेंट पर छोटा सा एमडीआर यूपीआई के अगले फेज को बिना मास एडॉप्शन कमजोर किए फाइनेंस कर सकता है। जैसे जैसे यूपीआई आगे बढ़ रहा है, फ्रॉड अटेम्प्ट्स, साइबर रिस्क और डिस्प्यूट वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स को फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, कंज्यूमर ग्रीवेंस सिस्टम्स, फेल ट्रांजैक्शंस की फास्टर रिवर्सल और नेटवर्क रिडंडेंसी में लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए। भारत के डिजिटल पेमेंट्स का इतना बड़ा हिस्सा हैंडल करने वाले सिस्टम हमेशा अनिश्चित सालाना इंसेंटिव्स पर निर्भर नहीं रह सकते। इसमें एक और पहलू कंपटीशन का भी है। जीरो एमडीआर के तहत पेमेंट प्रोवाइडर्स को ऑर्डिनरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने से कोई डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं मिलता। सिर्फ वही कंपनीज जिनकी जेब गहरी है या जिनके पास रेवेन्यू के दूसरे सोर्सेज भी हैं, वो लगातार इसे सब्सिडाइज कर सकती हैं, जिससे मार्केट कुछ डोमिनेंट एप्लीकेशंस के हाथों में सिमटने का खतरा रहता है। प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड एमडीआर बैंक्स, मर्चेंट एक्वायर्स और छोटे पेमेंट प्रोवाइडर्स को सपोर्ट कर सकता है, जिससे कॉम्पिटिशन बेहतर होती है। मर्चेंट्स को भी यूपीआई से काफी फायदा मिलता है। इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशन, फंड्स तक फास्टर एक्सेस, कम कैश हैंडलिंग, चोरी और काउंटरफीट करेंसी का कम खतरा, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, आसान रिकंसिलिएशन, कैशलेस कस्टमर्स तक पहुंच और डिजिटल कैश फ्लो रिकॉर्ड्स जो फॉर्मल क्रेडिट असेसमेंट में भी मदद कर सकते हैं। तो बड़े मर्चेंट से इन सर्विसेज के लिए छोटा सा चार्ज मांगना अनरीजनेबल नहीं है। इसमें एक बात जाननी जरूरी है कि कैश भी कॉस्टलेस नहीं होता। काउंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक डिपॉजिट, सिक्योरिटी लीकेज, काउंटरफीट रिस्क, ये सब हिडन कॉस्ट हैं जो विजिबल फी की तरह नजर नहीं आते, पर मर्चेंट फिर भी ये खर्चा उठाता है। मोडेस्ट एमडीआर के बदले मर्चेंट को फास्टर सेटलमेंट, सिक्योरिटी, ट्रेसेबिलिटी और आसान अकाउंटिंग मिलती है। एक बात और साफ कर दें कि एमडीआर कोई टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में नहीं आता, जबकि उन इंस्टीट्यूशंस को कंपनसेट करता है जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस, एक्वायर, सेटल और सिक्योर करने में शामिल होते हैं। इसे यूपीआई पर टैक्स कहना गुमराह करने वाली बात है। असली मुद्दा एक कमर्शियल सर्विस के लिए पेमेंट का है जो एप्रोप्रिएट रेगुलेशन और कस्टमर सेफगार्ड्स के अधीन है। और सबसे जरूरी बात कि सस्टेनेबल यूपीआई हमें फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स पर डिपेंडेंस से और ज्यादा दूर ले जाता है। यूपीआई ने पहले ही भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट को वीजा और मास्टर कार्ड पर निर्भर होने से बचाया है, और फाइनेंशियली सस्टेनेबल यूपीआई लंबे समय तक इन फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स को कंपटीशन दे सकता है। यूपीआई को आर्टिफिशियली गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर बनाए रखना सेल्फ रिलायंस का मजबूत मॉडल नहीं है। डोमेस्टिकली फाइनेंस्ड और इंटरनेशनली स्केलेबल यूपीआई ही आत्मनिर्भर भारत की असली अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, जो 3 मिथ्स शुरू में हमने गिनाई थी कि डिबेट अमेरिकन प्रेशर में शुरू हुआ कि हर मर्चेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर पर चार्ज डाल देगा और कि यूपीआई चलाने में कोई खर्चा नहीं होता, ये तीनों फॉल्स अजम्पशंस पर टिकी हैं। टाइमलाइन इसका उल्टा दिखाती है। भारत ने वीजा, मास्टरकार्ड और यूएस ट्रेड अथॉरिटीज के ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी यूपीआई को आगे बढ़ाया है। भारतीय इंस्टीट्यूशंस लेटेस्ट अमेरिकन रिपोर्ट से सालों पहले ही सस्टेनेबल एमडीआर फ्रेमवर्क पर बहस कर रहे थे, और मर्चेंट्स कार्ड पेमेंट्स पर पहले से कहीं ज्यादा एमडीआर चुपचाप बियर करते हैं बिना कस्टमर पर अलग से चार्ज डाले। जब 95% से ज्यादा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस बाई वॉल्यूम 2000 रुपए या उससे कम के हैं, तो केयरफुली टारगेटेड फ्रेमवर्क कस्टमर्स, स्मॉल मर्चेंट्स और रोजमर्रा की पेमेंट्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और सिर्फ बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से जो हायर वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं सीमित कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। असली सवाल यही है, क्या टैक्स पेयर्स हमेशा के लिए देश के सबसे बड़े मर्चेंट्स की पेमेंट प्रोसेसिंग को सब्सिडाइज करते रहें, या वो मर्चेंट्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमित योगदान दे सकें जिसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करते रहे हैं वो। जवाब इसका आपको खुद तय करना है, लेकिन फैक्ट्स अब आपके सामने हैं। अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।